आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? विजय जी, आवाज नहीं आ रही है सर। बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही तो है। आज तो मौसम भी हाँ, आ रही आज है। तो मौसम भी साफ है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, वही लगा मुझे। जी जी, कल का बताएं, क्या क्या चर्चा हुई थी संक्षेप में। कल सर नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री बताया था आपने। और में अगर हम भ्रम में आते तो कोई उपाय है उस भ्रम के निरसन करने का, भ्रम को हटाने का? सर फिर से रिपीट करेंगे, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। हम कई बार जो है भ्रम हो जाता है हमें इसमें नैसर्गिक मित्रता में, तो उस भ्रम को हम निवारण कर सके, ऐसा कोई उपाय हमारे पास है कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा उसके जरिए? कोई चर्चा हुई थी ऐसी अपनी? हाँ जी, वो आपने कहा था कि ग्रह से 3 ग्रह आगे, घर आगे और 3 घर पीछे के जो ग्रह नहीं, ये होते तो हैं तात्कालिक मित्रता है। तात्कालिक के लिए। हाँ नैसर्गिक मित्रता का पूछ रहा हूं मैं कि नैसर्गिक मित्रता में यदि आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ग्रह किसको मित्र मानता है, किसको सम मानता है, किसको शत्रु मानता है, तो उस हाँ, स्थिति में कंफ्यूजन दूर कैसे हो सकता है? कोई ट्रिक है क्या हमारे पास? कोई फार्मूला है? मूल त्रिकोण राशि हम्म का लग्न बना के, हम्म और उसके बाद मित्र और सम और शत्रु निकालते हैं। फार्मूला था मूल त्रिकोण राशि से दूसरे 12वें, चौथे 8वें और 5वें 9वें इन स्थान की राशियों के स्वामी, और जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, इन सबको वो ग्रह मित्र मानता है, शेष को शत्रु मानता है। तो कुछ ग्रह जिनकी हाँ, दो राशियां हैं, यदि एक ओर से मित्र एक ओर से शत्रु होते हैं तो वो सम में आ जाते हैं। दोनों ओर से मित्र होने पर मित्र और दोनों ओर से शत्रु होने पर शत्रु। तो आप लोगों ने अभ्यास नहीं किया? मैंने कल कक्षा में कहा भी था कि एक दो ग्रहों का बना करके देखिएगा, उनकी मूल त्रिकोण राशि लेकर के इस प्रकार से करके हम करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो कहीं जरा सा भी अगर कंफ्यूजन होता है तो हम तुरंत वो सत्याचार्य के मत से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आज थोड़ी सी चर्चा हमें आगे बढ़ानी थी। लघु पाराशरी के कुछ फलित के प्रारंभिक नियम हैं, उनसे पहले सामान्य जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें किस प्रकार से फलित के सामान्य नियम कहे जाते हैं कि भाई ये चीजें तो हमें हर जगह देखनी चाहिए मोटी मोटी। तो बेसिक सी चीजें हैं, आप लोगों को हो सकता है ध्यान भी हो। भाव फलाध्याय प्रथम द्वितीय भाव फलाध्याय के नाम से है जातक पारिजात में, उसके फोटोज मैंने आज पहले ही भेज दिए हैं। तो यहाँ कहते हैं होरा अलंकार मुख्य प्रभव शुभ फलादीनि सर्वाणि पुंसाम तत्तद भावोद्भवानि द्युचर बलवशात ज्ञानितानि प्रवच्मि। यह तो सामान्य बात आचार्य कर गए। फिर कहते हैं ये भावा सितज्ञा अमर गुरु पतिभिः संयुता वीक्षिता वा नान्यैर दृष्टा न युक्ता यदि शुभ फलदा मूर्ति भावादिकेषु। ये जो भाव सित शुक्र, बुध और अमर गुरु बृहस्पति, इनसे संयुत या वीक्षित हों, ये तीनों ग्रह जो जिनके नाम लिए गए, कुछ खास है इनमें? जिन 3 ग्रहों का नाम लिया, बुध गुरु शुक्र, कोई विशेष चीज इसमें देखने में आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है सर। तो आप लोग बोले नहीं तो मुझे लगा आज भी दिक्कत है क्या, जबकि आज तो कोई मौसम भी ठीक है, सब है। जी दिक्कत नहीं है जी। सर। मित्र है
हाँ नहीं नहीं, सर। मित्रता भूल जाइए, अभी अपन सामान्य बात कर रहे हैं। बुध गुरु शुक्र, ये 3 नाम मैंने लिए यहाँ पर। इनमें शुभत्व पापत्व की दृष्टि से कुछ समझ में आ रहा है? शुभत्व है। तीनों से है। तो बात इतनी सी निकली कि जो जो भाव शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट होंगे, ये तीनों शुभ ग्रह एक साथ हों, एक हों, 2 हों, जैसा हो उसी अनुपात में उसका शुभत्व का बढ़ना या घटना देखा जाएगा। तो शुभ ग्रह जिस भाव में बैठते हैं अथवा कहीं दूसरे स्थान पर बैठकर उसको देखते हैं, तो उस भाव की पुष्टि होती कब? नान्यैर दृष्टा न युक्ता, अन्य किसी ग्रह की, अर्थात जो हमारे पापक ग्रह हैं, उनकी न तो उस भाव में स्थिति हो, न वहां उस भाव पर दृष्टि हो। तो उस स्थिति में कहते हैं कि वो शुभ फल देने वाले वो भाव हो जाते हैं, उस भाव को पुष्टि मिलती है। तो मनुष्य जिस जातक का हम विचार कर रहे होते हैं, उसके उस भाव से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति उसको होगी। तो भाव पुष्टि का एक सिद्धांत यहाँ पर निकल के आया। यह बहुत ज्यादा प्रचलित एक श्लोक मिलता है षट्पंचाशिका का। पृथुयशा वराह मेहर के पुत्र माने गए हैं और उनका प्रश्न शास्त्र पर एक ग्रंथ है। 56 कुल श्लोक होने के कारण उसका नाम षट्पंचाशिका प्रसिद्ध हो गया है। तो वहां यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्य वा स्यात् तस्य तस्याभिवृद्धि पापैरेवं तस्य भावस्य हानिर् निर्दिष्टव्या जन्मतः पृच्छतो वा। वो प्रश्न शास्त्र की बात कर रहे थे, लेकिन वहां उन्होंने जन्मतः शब्द का भी उल्लेख किया, अर्थात जो जन्म कुंडली है वहां भी आपको देख करके चलना है कि कौन सा ग्रह बलवान होता है, जो अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो। अर्थात यदि हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक लग्न को यदि मंगल देख रहा है अथवा वृश्चिक लग्न में मंगल बैठा हुआ है, यद्यपि वह पापक ग्रह है किंतु उस भाव का स्वामी है, इसलिए उसका सदैव अच्छा ही करेगा। वहां अगर बैठेगा भी, कोई अपने घर में बैठा हुआ है या दूर से कहीं अपने घर पर नजर बनाए हुए सीसीटीवी कैमरों से देख रहा है मोबाइल के जरिए, तो वो केयर ही करेगा घर की। और दूसरा शुभ ग्रहों को लेकर के बात आई, वो पापक ग्रह यदि बैठेंगे किसी भाव में तो उस भाव को कमजोर करते हैं। तन्वादि भावेषु शुभोदयेषु तद्भावनाथो गतेक्षितेषु तदुक्त भावस्य समृद्धिरुक्ता न पाप खेटेक्षित संयुतेषु। यह बात दूसरे ग्रंथ से मैंने पहले ही कोड कर दी है षट्पंचाशिका के आधार पर। आगे कहते हैं, नीचस्थो रिपुराशिस्था खेटो भाव विनाशकः मूलस्व तुंग मित्रस्थो भाव वृद्धि करो भवेत्। कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है, अपनी शत्रु राशि में हो रहा है, और वो जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का नाशक होगा। तो यदि को एक उदाहरण लेते हैं हम कि पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तुला राशि। अब तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, तो इस आधार पर चूंकि वहां नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ है, वो पंचम भाव बेकार हो गया। तो पंचम भाव से संबंधित फल संतति का हम विचार करते हैं, वहां से हम भक्ति का विचार भी करते हैं, वहां से हम विद्या का विचार, बुद्धि का विचार भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें कोई कमी देखने में आएगी। मूलस्व तुंग मित्रस्थो भाव वृद्धि करो भवेत्। और कोई ग्रह यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा, स्वराशि में बैठेगा, उच्च राशि में बैठेगा अथवा मित्र राशि में बैठेगा, तो जिस भाव में वो बैठा हुआ है उस भाव को पुष्ट करेगा, उसको बल प्रदान करेगा। ऊपर नीच के साथ साथ रिपु राशिस्थ की बात भी आई थी, शत्रु राशिस्थ की भी बात आई थी। ग्रह का पुष्ट होना कितना कार्य कर जाता है। जैसे सारावली में एक श्लोक आता है राजयोगाध्याय में चंद्रमा को लेकर के, प्रधान बल संयुक्त संपूर्ण शशलांछना एकोपि कुरुते जातम नराधिपम अरिंदमम। संपूर्ण बलों से युक्त, अब संपूर्ण बल अर्थात जो हमने षडबल देखे हुए थे, तो उसको सारे के सारे बल वहां पर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी उच्च राशि या स्वराशि इत्यादि में है और चतुर्थ भाव में है। ऐसी स्थिति देख करके अब चंद्रमा यदि बली है तो फिर कहते हैं संपूर्ण, संपूर्ण हो, पूर्णिमा के आसपास का, क्षीण नहीं है। तो बली चंद्रमा पूरी प्रकार से यदि होता है तो वो अकेला ही व्यक्ति को राजा बना देता। और कैसा राजा बना रहा है? अरिंदमम, शत्रुओं का नाश करने वाला।
तो ग्रहों को अगर बल मिल जाए तो कितना एक सपोर्ट उनको मिलता है कि एक चंद्रमा अगर सर्व सभी प्रकार से बली हो जाता है और पूर्णिमा के आसपास का होता है तो अकेला ही राजयोग दे सकता है। यद्भावनाथो रिपुरश्वरंध्रे दुस्थानपो यद्भवन स्थितस्तु तद्भावनाशम कथयन्ति तज्ज्ञाः शुभेक्षितश्चेत् फलमन्यथा स्यात्। यद्भावनाथ रिपु ऋष्भ रंध्रे, रिपु षष्ठ भाव है, ऋष्भ या रिफ ये द्वादश भाव का नाम है और रंध्र अष्टम भाव है। तो 6, 8, 12 इन भावों को हम दुस्थान बोलते हैं, इनकी त्रिक संज्ञा भी है और कोई भी ग्रह यहाँ बैठेगा तो वो कमजोर होगा। तो इसलिए कहा कि भाई इन भावों में जिस भाव का भी अधिपति जाकर के बैठेगा उस भाव को परेशानी होना है कि भाई अगर तृतीय भाव का स्वामी वो जाकर के 8वें में बैठ जाता है, ये 12वें में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं भाई से संबंधी सुख की वो हानि करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कुछ राशि किसी को दे दी कि भाई ये राशि इस काम के लिए तुम्हारे पास सुरक्षित है। अब पता चला कि वो आपके 1 लाख रुपए लिए हुए बैठा था और वही किडनैप हो गया, गए पैसे हमारे बर्बाद हो गए। तो इसी प्रकार से जिस भाव का आधिपत्य आपकी कुंडली में मिला हुआ था किसी ग्रह को, वो दुस्थान में चला गया, दुस्थान उसके लिए जेल जैसी स्थिति हो रही है, कष्ट वाली स्थिति हो रही है, तो निश्चित है कि उस भाव पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात कही कि दुस्थानपो यद भवन स्थितस्तु, ये दुस्थानों के अधिपति ये 6, 8वें 12वें के शत्रु भाव और रोग भाव छठा है उसके स्वामी, अथवा अष्टम भाव का स्वामी मृत्यु भाव का या व्यय भाव का स्वामी, ये भी जिन जिन भावों में जाकर के बैठते हैं उन भावों को डैमेज करते हैं। तो कोई कसाई है, कोई बधिक है, या हत्यारा है कोई, तो वो हत्यारा अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में अगर गया तो वहां भी वो किसी न किसी को तो निपटा ही देगा, तो नुकसान तो करेगा। यद भाव पे केंद्र गते विलग्ना त्रिकोण एवा यदि सौम्य दृष्टि तुंगादि वर्गोपगते बलाढ्ये तद्भाव पुष्टिम फलमाहुरार्या। यद भाव पे केंद्र गति, जिस भाव का स्वामी केंद्र में गया हो अथवा त्रिकोण में गया हो, हम केंद्र को और त्रिकोण को दोनों को अच्छा मान करके चलते हैं। तो कोई भी भावेश है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है और फिर कहते हैं वह यदि सौम्य दृष्टि, उस पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि भी बन जाए और तुंगादि वर्गोपगते बलाढ्ये, वो उच्च राशि इत्यादि में गया हो विभिन्न वर्गों में, भाई लग्न कुंडली में उच्च का नहीं था लेकिन नवमांश में हो गया, या अन्य किसी कुंडली में किसी और वर्ग में वो बलवान हो गया है, तो तद्भाव पुष्टिम फलमाहुरार्या, जो हमारे आर्य लोग जो हमारे प्राचीन जो ऋषि हैं वो उस भाव की पुष्टि को कहते हैं। तो आचार्य जी ये विषय कहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पीडीएफ में कहाँ से देख पाएंगे हम लोग? पीडीएफ नहीं, इसके मैंने अलग से आपको फोटोज भेजे हुए हैं 4 ग्रुप में। अच्छा, हाँ, फलाध्याय में तो उसमें प्रारंभिक जो एक नियम होता है फलादेश के बेसिक चीजें वो बताई हुई हैं। तो आगे फिर केंद्र बल की चर्चा हमारे यहाँ वैसे भी होती है। ग्रह का केंद्र में बैठना, तो कहते हैं कि उसको केंद्र बल मिला है, सेंटर में बैठा हुआ है वो। तो केंद्र या त्रिकोण में कोई भावेश बैठता है, शुभ ग्रह की दृष्टि उसको मिलती है, वो विभिन्न वर्गों में अगर बलवान होता है तो जिस भाव का वो अधिपति है उस भाव की पुष्टि होगी, उस भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तत्तद भाव त्रिकोणे सुखमदन गृहे वास्पदे सौम्य युक्ते पापानां दृष्टिहीने भवन सहिते पाप कीटैरयुक्ते भावानां पुष्टिमाहु सकल शुभकरं चान्यथा चेत् प्रणाशं मिश्र ग्रहेन्द्रैरखिलमपि तथा मूर्ति भावादिकानां। तत्तद भाव त्रिकोणे सुखमदन गृहे, अब एक नई प्रकार की बात लेकर के आए। हम लग्न से त्रिकोणीय केंद्र को देख रहे थे, अब कह रहे हैं कि हर भाव को लग्न मान करके जिस भाव का विचार करना है
उस भाव से त्रिकोण स्थान में या सुख मदन गृहे वास्पदे, सुख भाव चतुर्थ हो गया, मदन सप्तम हो गया, आस्पद दशम हो गया। तो किसी भाव में शुभ ग्रह बैठे या उसको देखे, इसकी चर्चा तो पहले कर ही आए थे बैठते से पहले श्लोक। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया कोई भाव का विचार आप कर रहे हैं, उस भाव से केंद्र या त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह की स्थिति होती है, पापानाम दृष्टिहीन है, पाप ग्रहों की दृष्टि वहां पर नहीं पड़ रही है, भवन सहिते पाप खेटयुक्ते, और यदि उस भवन का स्वामी वहां का जो भावेश है वो बैठा हुआ है वहीं, पाप खेट अयुक्ते, पाप ग्रहों की युति वहां पर नहीं हो रही, कोई पाप ग्रह वहां नहीं बैठा हुआ है, तो न बैठा है न देख रहा है उस भाव को, और शुभ ग्रह उस भाव से केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वो शुभ ग्रह कमजोर भी नहीं हो रहे हैं। तो भावानाम पुष्टिम, भावों की पुष्टि होती है। सकल शुभकरम, और भाव पुष्ट होंगे तो क्या होगा, जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उस भाव के पुष्ट होते से ही उससे संबंधित सभी प्रकार का शुभ फल प्राप्त होगा। इसको करना क्या है, कैसे हमको देखना है? हम जैसे विचार कर रहे हैं पंचम भाव का, तो हम पंचम भाव को लग्न में रखकर पूरी कुंडली को घुमा देते हैं हम। तो जो पंचम भाव है उसको लग्न मान करके फिर हम ग्रहों को रख देते हैं, तो ग्रह अपनी अपनी राशियों में जहां बैठे हुए थे वो बैठे हुए हैं। मूल हमारा हो गया पंचम भाव। अब हम देखते हैं कि पंचम भाव से गिनने पर जो केंद्र के स्थान आ रहे हैं अथवा जो त्रिकोण स्थान आ रहे हैं, तो पंचम से त्रिकोण गिनने पर आपका नवम भाव आएगा, लग्न आएगी। और पंचम भाव से केंद्र स्थान गिनने पर कौन से आएंगे? पंचम से केंद्र, केंद्र भाव होते कौन से हैं? 3, 5, 8, 11 नहीं है सर? हाँ, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 केंद्र होते हैं। तो हम पंचम से जब केंद्र गिनेंगे, तो अभी आप जो आवाज आई उसमें एक गलती थी कि 3 कह दिया था, 2, 5, 8, 11 होगा, क्योंकि 5 में से हम चौथा करेंगे तो 8वां आएगा, फिर ऐसे 4, 4 करते जाएंगे। तो 2, 5, 8, 11 नंबर के जो भाव हैं, तो हम पंचम में तो कहा कि उसका स्वामी बैठा हो, पंचमेश बैठा हो, एक बात गई। और बाकी त्रिकोण या केंद्र भाव, उनमें क्या कह रहे हैं कि उन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, और जो शुभ ग्रह बैठे हैं उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो इस प्रकार की एक आदर्श कुंडली वहां पर अगर देखने में आती है, तो फिर इसका आशय आपका भाव पुष्ट है और पंचम भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसका उदाहरण मैं बना करके आपको भेजूंगा। पहले आप लोगों से चाहूंगा मैं कि इसका उदाहरण आप बनाएं, और यदि आप लोगों में से कोई सही उदाहरण बनाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं फिर अलग से बना करके आपको शेयर करूंगा। अभी नहीं बताना चाह रहा, एक बार थोड़ा सा आप प्रयास करें। फिर कह रहे हैं कि मिश्र ग्रहण रही है। अगर मिश्रित ग्रहों में बैठे थे लेकिन पाप ग्रहों में मिश्रित प्रभाव की स्थिति होगी, और स्वाभाविक है कि इसका उल्टा अगर हो गया तो चान्य था चेत प्रणाशम, अगर उल्टी स्थिति हो रही है कि पाप ग्रह वहां बैठे हुए उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि जा नहीं रही हो, और भावेश का भाव से कोई संबंध नहीं रहा हो, तो उस स्थिति में उस भाव का नाश हो जाए। आगे कहते हैं, नाश स्थान गतो दिवाकर कर छन्नस्तु यद राशिभो नीचारात गतो अथवा यदि शुभैः कीटैरयुक्तेक्षितः तद्भावस्य विनाशनं मुनिगणाः संशन्ति कीटैर्युतो यद्यत्रापि फलप्रदो नहि तथा मूर्त्यादिभानां क्रमात्। नाश स्थान गतः यद राशिभः, जिस भाव का में जो राशि बैठी है उसका स्वामी नाश स्थान में अष्टम भाव में चला गया। दिवाकर कर छन्न, और साथ ही वो दिवाकर के कर से छन्न है, अर्थात वो अस्त भी है।
अस्त हो करके ग्रह का बैठ जाना अष्टम भाव। और फिर कह रहे हैं नीचा राति गतोथवा, अगर वो अस्त नहीं था तो नीचे या शत्रु राशि का होकर के बैठा है अष्टम। यदि शुभई कीटई अयुक्तेक्षितः, उस पर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि की स्थिति नहीं बन रही हो, ना तो साथ में कोई शुभ ग्रह बैठा है ना कोई शुभ ग्रह उसको देख रहा है, तो ऐसी इस भाव का स्वामी बैठ के हुआ है कमजोर होकर के, उस भाव का नाश होगा, उससे संबंधित दुष्फलों की प्राप्ति जातक को होगी। आगे कहा दुस्थाने वारिगे मूढ़े दुर्बले भावनायके भावस्य संपदम कर्तुम न शक्ता भावमाश्रिता। किसी भाव का स्वामी दुस्थान में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, वह अरिगे शत्रु राशि में बैठा हुआ है, मूढ़े अस्त है, दुर्बल है अथवा किसी भी प्रकार से, तो न भाव से संपदम कर्तुम शक्ता, वो भाव की पुष्टि करने में सक्षम नहीं होता, उस भाव से संबंधित शुभ फल देना उसके सामर्थ्य में नहीं होता है। वैसे तो एक बात तो और आती है कि जो शुभ ग्रह हैं वो जितने बलवान होंगे उतना शुभ फल करें, और पापक ग्रह जितने कमजोर होंगे उतना आपको सताएंगे। अगर वो बली हैं तो ज्यादा नहीं सताएंगे, कम सताएंगे, लेकिन वो अगर कमजोर हो गया, तो अगर किसी की कुंडली में मंगल या शनि बहुत अधिक कमजोर होके बैठे हैं तो आपको ज्यादा सताएंगे। अब इसको थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण से देखें इस चीज को। यदि कोई हत्यारा है और उसको फांसी की सजा हो जाती है और जा रहा है, और इतने में ही उसके हाथ में लग जाती है और उसको पता है कि मैं निकल तो यहाँ से पाऊंगा नहीं, चारों ओर सैकड़ों पुलिस वाले हैं, तो भी वो पापी व्यक्ति क्या सोचेगा? जो फांसी पे चढ़ने वाला है, क्रूरता जिसके भीतर है, उसके मन में सीधा एक आएगा कि जा तो रहा हूं, फांसी हो तो रही ही है, लेकिन और 5-6 को और लेके जाऊंगा। तो पापक ग्रह जितना कमजोर होगा आपके लिए उतना ही अधिक वो परेशान करने वाला होगा। और शुभ ग्रह ना दरवाजा बंद करके ही जाना, जाने वाला ना अच्छे से टैप करके, क्योंकि बर्रैया घुसेगी। चलिए, तो शुभ ग्रह अगर बलवान है, कोई अच्छा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है, शायद रिकॉर्डिंग आज भी नहीं हुई, निकल गया। चलिए, तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके साथ ये कि जितना उस पर बल होगा वो उतना आपका कराएगा, लेकिन वो कमजोर होगा तो फिर आपको शुभ नहीं दे पाता है। पापी का उल्टा था। आगे कहते हैं दुष्टस्थितो वापि यदा न भोगा पापो नीचांशक संयुतो यः स्वतुंग मित्रांशक राशि युक्ता शुभेक्षितो वा यदि शोभन स्यात्। दुष्टस्थिता वापि यदा न भोगा, कोई नभोग नभो में गमन करने वाले अर्थात ग्रह वो दुस्थान में बैठे हुए हैं, पापोर नीचांशक संयुतो, पाप ग्रह से या शत्रु ग्रह से, इसमें की बात है, वो पाप के शत्रु ग्रह के अपने नीच नवमांश में पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो तुंग मित्रांशक राशि युक्त शुभेक्षितो वा यदि शोभन स्यात्, वो तो ऊपर की पंक्ति अलग ही थी जिसने कहा कि वो पाप फल देने वाला होगा, होता है। हम राशि की बात कर रहे हैं, की चर्चा हो गई। तो फिर कहा कि अगर ग्रह अपने उच्च नवमांश में है, मित्र के नवमांश में है और शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि हो रही है तो वो शुभ फल करने वाला होगा।
और फिर बात आती है अगले, भावेशाक्रांत राशि से दुस्थे भावस्य दुर्बलम सोच मित्रस्थ राशिस्थे भाव पुष्टिम वदेत बुधा। भावेशाक्रांत राशि से, कोई भावेश जहां बैठा हुआ है उसका स्वामी। अब जैसे मैं विजय जी के घर में बैठा हुआ हूं और विजय की मुसीबत में फंस गए तो मुसीबत मेरे पे भी आनी है। कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जा रही है कि सीधे सीधे भावेश की बात नहीं कर रहे हैं। वो भावेश जिसके घर में जाके बैठा हुआ है वो ग्रह भी यदि दुस्थान में पहुंच जाता है तो भी संबंधित भाव को परेशानी होती ही है। और दूसरा कहा कि सोच मित्र स्वराशिस्थे भाव पुष्टिम बले बुधा। लेकिन हमारा भावेश जिस भाव में जाकर के बैठा है वहां का स्वामी यदि अपने उच्च राशि में है, अपनी मित्र राशि में, अपनी स्वराशि में है, तो हमारा जो विचारणीय भाव था उसकी पुष्टि होगी। जैसे पंचमेश किसी का वो बैठा हुआ है दशम में, तो दशमेश अगर जहां बैठा है वहां जाकर के पुष्ट होकर बैठता है तो हमारे पंचम भाव को भी बल मिलता है। लेकिन अगर वो कमजोरी में रहता है तो स्वाभाविक है इसको भी फिर बल मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जिसका आश्रय लेके गए थे और अगर उसी का ही दिवाला निकल गया, उस पे ही कुछ नहीं बचा हुआ है, तो फिर हम कहाँ से कुछ करके ला पाएंगे। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि जब व्यापार के लिए लोग बाहर जाते थे कि भाई कमा के लाऊंगा, अपने घर को भरूंगा, अब वो गया और जाकर के जिसका आश्रय लिया और पता चला कि वो व्यक्ति ही कंगाल हो गया, तो इसका भी फिर कोई व्यापार चल नहीं पाएगा, क्योंकि आश्रित तो वो दूसरे के थे। तो ऐसे घुमा करके भी देखा जाता है। यद भाव लाभ धन विक्रम राशि आता यद भाव सुहृदस्तु तदुच्चनाथा तद्भाव पुष्टि बलम अंबर तद्भाव पुष्टि बलम अंबर चारिणस्ते कुर्वन्ति मूढ़ रिपु नीच विवर्जिताश्चे। यहाँ पर 11वें भाव को, दूसरे भाव को, तीसरे भाव की बात इन्होंने कही है कि जिस भाव से धन भाव में, आय भाव में और पराक्रम भाव में उसके मित्र बैठे हों, मित्र ग्रह बैठा हुआ है कोई उसका, और या उसकी उच्च राशि का स्वामी उस भाव विशेष से दूसरे में, 11वें में या तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और अगर वो ग्रह कमजोर नहीं हो रहे हैं, न तो अस्त है, न शत्रु राशिगत है, न नीच राशिगत है, तो वो भी उसको पुष्ट करते हैं। तो हम जो क्रम से देखते हुए चले आए, सबसे पहले तो बात हुई थी कि जिस भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं और पाप ग्रहों की वहां युति या दृष्टि नहीं होती, शुभ ग्रह बैठ रहे हैं या कहीं और से देख रहे हैं, तो वो भाव पुष्ट होता है। दूसरी बात आई थी कि उसका स्वामी, उस भाव का स्वामी यदि भाव में बैठा हुआ है अथवा भाव को देख रहा है तो भी वो शुभ फल करेगा, उस भाव की वृद्धि करेगा। फिर इसके अलावा बात आई कि वहां जो बैठने वाले ग्रह हैं अगर वो बलवान होकर के अपनी उच्च राशि इत्यादि में बैठ रहे हैं तो भाव की पुष्टि होती है। अगर कोई ग्रह कमजोर होकर के उस भाव में बैठता है तो उसका नाश होगा। फिर घुमा करके हम लाए थे केंद्र और त्रिकोण को लेकर के कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और ऐसे शुभ ग्रह हो जिन पर पापक ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, और उस भाव का स्वामी अपने भाव में ही बैठा हुआ है तो भी भाव की पुष्टि, यह बात भी हम पढ़ के आए थे। और इसके बाद फिर जो बात आई कि उस भाव को अब लग्न मान लो और वहां से केंद्र गिनो आप, और फिर अगर पुष्टि की स्थिति होती है, अच्छे ग्रह वहां पे बैठे हुए तो भी भाव को बली माना जा रहा था। और फिर हमने देखा कि हम नवमांश की ओर भी बढ़ गए, और आखिरी में यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो बात धन भाव की, आय भाव की और पराक्रम भाव की भी हो गई। उस भाव से जिसका हम विचार कर रहे हैं, यदि हम चतुर्थ कर रहे हैं तो चतुर्थ से दूसरा, 11वां, तीसरा, इनको देखेंगे। और इस समय यदि कोई ग्रह ऐसा बैठता है कि वो उस चतुर्थेश का मित्र ग्रह होता है अथवा उस चतुर्थेश की उच्च राशि का स्वामी होता है और कमजोर नहीं है, वो न अस्त है, न नीच है, न शत्रु राशि में है, तो उस भाव की वृद्धि होती है।
भावांश तुल्य खलु वर्तमानो भावोद्भवम पूर्ण फलम विधत्ते भावो नके चाप्यधिके च केटे त्रैराशिकेनात्र फलम विचार्यम। भावांश के तुल्य जो ग्रह होते हैं वो भाव का पूर्ण फल देते हैं। अब यह थोड़ा सा यहाँ गणित की बात आ गई है। हमारे यहाँ लग्न स्पष्ट किया जाता है, लग्न के बाद हम दशम भाव स्पष्ट करते हैं और फिर उसके आधार पर अन्य भावों को अनुपात द्वारा निकाला जाता है। तो जो भाव स्पष्ट निकल के आया है, भाव और संधि दोनों की चर्चा की जाती है, 12 भाव 12 संधि निकाली जाती हैं और उसके बाद हमारे चलित चक्र की कल्पना है। तो कह रहे हैं कि अगर भाव के जितने राशि अंश कला विकला निकल के आए हैं, ग्रह जो उसमें बैठा हुआ है वो बिल्कुल उसके तुल्य है, तो उस भाव का पूरा पूरा फल वो अपने कब्जे में लेगा, पूरा फल देगा। लेकिन यदि उससे कम या ज्यादा है तो त्रैराशिक रूप से आपको वो उतना कम फल देगा, क्योंकि जितना वो दूर होगा उतना उस भाव के पूर्ण फल से दूर होता जाएगा। इससे एक सिद्धांत और निकल के आया। सामान्यतः हम बोल देते हैं कि अस्त ग्रह, इनका कोई बल बचता ही नहीं है, बिल्कुल शून्य है। इसी प्रकार से संधिगत ग्रह को भी हम कह देते हैं कि जो भाव संधि में ग्रह चला गया वो तो कोई काम का रहा नहीं, वो आपको कोई फल देगा नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए त्रैराशिक वाले नियम से अगर हम देखें, संधि में गया हुआ ग्रह होता क्या है, वो अपने उस भाव के मुख्य जो पॉइंट था वहां का, उस सेंटर पॉइंट से वो काफी दूर होने से दूसरे भाव की ओर खिसक गया है। वो भाव आगे का हो सकता है या पीछे का हो सकता है, ग्रह अगली संधि या पिछली संधि में जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि इधर से कुछ असर आ रहा है, दूसरी ओर का भी कोई प्रभाव देखने में आया। तो संधि में गया हुआ ग्रह न इधर का गिना जा रहा ना उधर का गिना जा रहा, उसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव आ रहा है। जैसे हम युगों में देखते हैं कि जो संधि वाला काल होता है उसमें दोनों युगों के गुण धर्म देखने में आते हैं। महाभारत काल द्वापर युग के अंत में था, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने में आई जो कि कलयुग के अनुरूप प्रतीत होती हैं। बहुत ज्यादा पाप कर्म वहां पर देखने में आया। तो कहा कि भाई इसमें द्वापर तो था ही था, साथ में कलयुग का भी असर। अभी जो कलयुग चल रहा है तो उसमें धर्म बचा हुआ है अभी भी बहुत कुछ, क्योंकि द्वापर का भाग कुछ प्रभाव यहाँ बच रहा है। तो ऐसे ही जब कोई ग्रह संधि में चला जाता है तो वो उससे अगले भाव का और उससे पिछले भाव का दोनों का प्रभाव उस ग्रह पर पड़ रहा है। तो मान लीजिए राहु नवम भाव में था और अष्टम की संधि में आ गया, तो वो राहु नवम में बैठ के जैसा फल करता कुछ वैसा करेगा, और कुछ यदि वो अष्टम में होगा तो कैसा फल करेगा, तो कुछ फल उस प्रकार का भी देखने में आएगा। तो इसके कारण वहां पर वो पूर्ण फल जिस भाव में हमें प्रथम दृष्टया दिख रहा है उसका देता हुआ नहीं दिखाई देगा। और इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कह दिया कि नहीं, वो भाव संधि में गया ग्रह वो कोई काम का नहीं बचा। यही बात अस्त ग्रह को लेकर के है कि बहुत कमजोर होने के कारण कह देते हैं कि वो कोई असर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई भी ग्रह बिल्कुल शून्य हो जाए ऐसा नहीं है। अगर कुछ कहीं से थोड़ा बहुत बल मिलता है तो अस्त ग्रह भी काम कर जाते हैं। जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं जॉनसन, गोपेश कुमार ओझा जी ने उनकी कुंडली कोड की हुई है और वहां पर लिखा है कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद अचानक से वो जो उपराष्ट्रपति थे जॉनसन, वो राष्ट्रपति बन गए। तो उनके प्रमुख जो भावेश थे वो अस्त हो रहे थे। इसके बाद भी वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अमेरिका का राष्ट्रपति अर्थात आज का चक्रवर्ती सम्राट। और भले ही कार्यकाल छोटा रहा हो, कोई बहुत ज्यादा यश नहीं मिला हो, लेकिन पद तो मिला। उतना भी कोई छोटा थोड़ी है कि हम अगर कहें कि भाई इसके भाग्येश, इसका कर्मेश, लग्नेश सब अस्त हो रहे थे तो इस व्यक्ति को तो कभी कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, ये तो बहुत कठिनाई में रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक नवमांश को लेकर के भी चर्चा जातक पारिजात में है। जातक भंगाध्याय में अचानक से बीच में एक चर्चा आई, संभवतः 36वां श्लोक है, मैं उसका फोटो शेयर करूंगा। वहां कहा गया है कि कोई ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में है लेकिन
वो नवमांश में नीच पे हो जाता है तो वो नीच का फल देने लगता है, या कम से कम पहले अधिक फल तो वो नीच का देगा, नवमांश का फल अधिक दे रहा है। ऐसे ही कोई ग्रह प्रथम दृष्टया आपको जब आपने कुंडली बनाई उसमें वो नीच राशि का दिखाई दे रहा, हम तो कहेंगे कि भाई इसका ये ग्रह डैमेज हो गया, लेकिन पता चला कि नवमांश में वो उच्च का हो गया था, तो वहां पर उसने एकदम से पुष्टि दे दी उस भाव। कई बार वक्री ग्रह भी बड़ा खेल दिखाते हैं, वक्री ग्रह बिल्कुल उल्टा फल कर देता है। उच्च का ग्रह यदि वक्री है तो वो नीच के समान व्यवहार करता दिखाई देगा, और नीच का ग्रह अगर वक्री है तो वो उच्च के समान व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यदि आप कुंडली में इन सब बातों का विचार करते हैं तो हम एक सामान्य फलादेश की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नवमांश क्या है, कुछ याद है? आप पढ़ चुके हैं इस विषय को? संक्षेप में नवमांश के विषय में जानना चाहूंगा, उसके बाद में फिर लघु पाराशरी का नवमांश कैसे इसको ज्ञात करते हैं? राशि का 9वां भाग हाँ, तो कितना होता है एक नवमांश का? 3 अंश 20 कला। तो हमें 3 20 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 20 6 40 10, 13 20 16 40 20, 23 20 26 40 30। अच्छा, नवमांश को जो जिस प्रकार से बनाया गया है, तो वो चक्र जो बनाया हुआ था कि मेष राशि में पहला नवमांश मेष का लिखा, फिर हम क्रम से राशियों को लिखते गए, 9 हिस्से पे जाके खत्म। 10वीं राशि फिर ऊपर आ गई, तो वृषभ में पहला नवमांश आपका मकर का हो जाता है। तो इस प्रकार जब आप करते हो तो 4 राशियों में टोटल पूरा चक्र पूरा हो जाता है। 12 राशि मीन जा करके कर्क वाले हिस्से में खत्म होती है, क्योंकि कर्क से प्रारंभ होगा और मीन पे नवा हिस्सा मिल जाएगा। सिंह में फिर मेष से प्रारंभ होगा। तो एक छोटा तरीका बना लिया कि भाई हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 1 5 9 2 6 10, इस 3 7 11 4 8 12, ये 4 ग्रुप हो गए। दूसरी बात देखने में आई कि हमेशा पहला नवमांश चर राशि का आ रहा है। तो 1 5 9 इनमें चर राशि है कौन सी? मेष सिंह धनु, इनमें चर राशि कौन सी है? 1 मेष। हाँ, मेष। तो मेष केसरी चापाना मेषाद्या नवांशिका। तो मेष राशि से गिनती प्रारंभ होगी। इससे तो हम नवमांश की गिनती प्रारंभ कहाँ से होगी? और जो डिग्री है राशि अंश कला विकला है, वहां से हम ज्ञात कर लेते हैं नवमांश का क्रमांक। अब कोई ग्रह में लिखता हूं कि 0 राशि, हम मेष राशि का उदाहरण ले रहे हैं। 0 राशि 11 का 20 कला, 11 अंश 20 कला 25 विकला। तो 11 अंश 20 कला कौन सा नवमांश होगा? 11 अंश 20 कला कौन से नंबर का नवमांश होगा? 3 20 का पहाड़ा पड़ा, चौथा होगा। ठीक है, तो चौथा होगा। राशि हमने मेष ली हुई है तो मेष से ही प्रारंभ होगा, तो मेष से चौथी राशि कर्क। तो ग्रह नवमांश कुंडली में कर्क राशि में जाएगा। तो मैंने ये चर्चा केवल इसलिए छेड़ी, आपका नवमांश, होरा, दृष्टकांड और द्वादशांश, इनको आप हाथ पे ही बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। थोड़ा और ध्यान से करेंगे आप तो हम त्रिंशांश को भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, सप्तमांश इत्यादि कुछ चक्र ऐसे हैं जिनमें आप बिना चक्र देख के नहीं कर सकते, क्योंकि सप्तमांश जब हम बनाते हैं तो विकला के बाद भी शेष बचा रहता है, तो उतना फिर वो शेष वाला हिस्सा हमें याद रहता नहीं है। तो पंचांगों में जो चक्र बनाकर दिया हुआ है उसके आधार पर ही हमें वो डिग्री देखना पड़ती है कि पहले सप्तमांश में कहां से कहां तक है, दूसरे सप्तमांश में कितना। लेकिन नवमांश, होरा, दृष्टकांड और द्वादशांश बहुत सहजता से आप करते हैं। चलिए, अब थोड़ी सी हम जब भाव फल की ही बात कर रहे हैं
तो एक पराशर की पद्धति की चर्चा होती है और लघु पराशरी करके ग्रंथ जो कुल 42 श्लोकों का पहले मैंने इसकी चर्चा की हुई थी और उसमें दूसरा श्लोक ही जो है वयम पाराशरीम होराम अनुसित यथामति उडुदाय प्रदीपाख्यम कुर्मो दैव विराम मुदे। आपके पीडीएफ में ये दिया हुआ है जो भाव फल के जस्ट बाद में दिया हुआ है, 4थे अध्याय में। तो वयम हम पाराशरीम होराम अनुसृत्य हम लोग क्या कर रहे हैं, पाराशरी की होरा को अनुसरण करके कैसे बोले यथामति जितना हमें समझ में आया उसके अनुसार उडुदाय प्रदीपाख्यम, उडुदाय प्रदीप नाम के इस ग्रंथ को करते हैं। क्यों करते हैं बोले दैव विराम मुदे, जो दैवज्ञ हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो वाक्य यहाँ ध्वनित करता है कि पराशर की परंपरा को मानने वाले बहुत सारे लोगों ने मिलकर के कभी चर्चा की और उससे फिर कहा कि भाई इतने बड़े ग्रंथ में से कुछ फार्मूले हमें दिखाई दे रहे हैं। पराशर ने फार्मूला नहीं दिया, उनने किसी योग के रूप में उस बात को कहा, लेकिन इनको लगा कि भाई इसमें तो कुछ तर्क छुपा हुआ है, उस तर्क को छांट करके ले आए। तो इस प्रकार से फलादेश के पराशर के नियम लघु पाराशरी में हमें दिखाई देते हैं और इसका नाम रखा गया उडुदाय प्रदीप। लघु पाराशरी तो हम लोगों ने बाद में नाम दे दिया है क्योंकि ये बृहद पराशर होरा शास्त्र का छोटा संस्करण है इसलिए। तो उडुदाय 2 शब्द आए। उडु का अर्थ होता है तारे नक्षत्र और दाय शब्द दशा के लिए आता है। जैसे आयुर्दाय शब्द आयु साधन करके प्रत्येक ग्रह की और फिर उससे जो दशा पद्धति जो बनाई गई है उसको आयुर्दाय पद्धति का है। और उडुदाय अर्थात नक्षत्र दशा। तो नक्षत्र दशा में भी क्या देखना है, बहुत सारी होती हैं भाई, विशोत्तरी है, अष्टोत्तरी है, योगिनी है, ये सब नक्षत्रों पर बेस्ड है। तो तो तीसरे श्लोक में कहते हैं फलान नक्षत्र दशा प्रकारेण विप्रणमहे दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्य नाष्टोत्तरी मता। बोले नक्षत्र दशा प्रकार से हम फल कहेंगे, कैसे विचार करना चाहिए, तो कुछ विशेष नियम विंशोत्तरी दशा के लिए हैं। न चाष्टोत्तरी मता, अष्टोत्तरी के लिए ये नियम पूरे बैठते दिखाई नहीं देंगे। हम जो नियम कह रहे हैं वो विंशोत्तरी दशा के आधार पर होंगे। फिर चौथे श्लोक में महत्वपूर्ण एक संकेत कर दिया कि बुधैर भावादया सर्वे येहा सामान्य शास्त्रता एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञा ब्रूमो विशेषता। बोले आपको भैया सामान्य ज्योतिष की जो बातें हैं वो तो सामान्य शास्त्रों से सीखी है, तो हम तो मान के बैठे कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं ज्योतिष को, उसके बाद फिर आप लघु पाराशरी की चर्चा करिएगा। पश्यंती सप्तमम सर्वे इसकी चर्चा दृष्टि के समय हो गई थी। अब पराशर के मत से ग्रहों का शुभाशुभत्व, एक तो नैसर्गिक शुभाशुभत्व की चर्चा हम बराबर करते आए हैं इतने दिनों से ग्रहों को लेकर के जब भी चर्चा हुई है हमारी, किंतु पराशर कहते हैं कि पर्टिकुलर प्रत्येक लग्न विशेष के लिए ऐसा नहीं है कि जो शुभ ग्रह सारे हैं वो शुभ फल करेंगे, जो पाप ग्रह हैं सारे वो पाप फल करेंगे। तो कैसे देखें, तो बोले भाव के आधार पर देखिए भैया। कैसे भाव के आधार पर, तो कहा सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदाह अतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फल प्रदाह। जितने त्रिकोण भावों के स्वामी हैं, लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, ये सब शुभ फल देने वाले होते हैं। अब आपका लग्नेश भले ही शनि हो, भले ही मंगल हो, वो आपको शुभ फल करेगा, पाप फल नहीं करेगा। अतः त्रिषडायानाम, और त्रिषडाय भावों के तीसरे के, छठे के और 11वें भाव के स्वामी वो पाप फल करने वाले होते हैं। कैसे ये नियम बना होगा, सर्वे त्रिकोण नेता ग्रह शुभ फल प्रदा। भाई प्रथम त्रिकोण है लग्न आत्म, तो कोई व्यक्ति आत्म तत्व में खो जाए यदि, पंचम भाव विद्या बुद्धि और उसकी आस्था श्रद्धा वहां से निकलती है, तो भक्ति का विचार वहां से किया जाता है। तो ये भक्ति में कोई खोया हुआ या खूब विद्वान है। और नवम भाव को हमारे यहाँ धर्म कहा हुआ है। तो साक्षात धर्म, भक्ति और आत्मा, ये तीन चीजें, इनके भीतर में अगर कोई है व्यक्ति, इनसे उसका तारतम्य बना हुआ है, तो वो तो शुभ फल करने वाला ही होगा, संसार के लिए सब अच्छा करेगा। तो इसलिए इन भावों से जब
किसी ग्रह का संबंध जुड़ जाता है, वो इन भावों का अधिपति हो जाता है, तो उसमें नैसर्गिक रूप से शुभत्व आ जाता है। विभीषण राक्षस थे, लेकिन भक्ति के कारण उनने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो राक्षसी प्रवृत्ति उनके भीतर नहीं रही भक्ति के कारण। और जो पापी ग्रह हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? तृतीय भाव पराक्रम, जिसके पास ताकत आ जाती है। षष्ठ भाव शत्रु और रोग, जो शत्रुओं से घिरा हुआ है या जो रोग से पीड़ित है, वो भी कोई शुभाशुभ का विचार उसके दिमाग में नहीं रहता। तो आप देखिएगा कि शत्रु से घिरा व्यक्ति भी किसी भी कीमत पे बचना चाहता है, वो हत्या भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। रोग से पीड़ित व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, जो उसकी सेवा कर रहे होते हैं वो उनको भी 10 सुना देता है, गालियां भी बक देता है। इस प्रकार से वो कोई शुभ फल देता हुआ दिखाई नहीं देता रोग। जो बहुत बलवान है वो भी लोगों को कई बार सताता हुआ हमें दिखाई दे जाता है। और आय, जिसके पास इनकम अच्छी है वो भी बहक सकता है। तो ये थोड़े ट्रिक हैं याद करने के लिए, और ये मुझे मिली थी मेजर एमजी खोत की लघु पाराशरी की टीका है, काफी बड़ी है, और उसमें 12-13 पुरानी टीकाओं को उन्होंने दिया हुआ है। तो वहां ये कुछ इस तरीके की चर्चा उन्होंने की हुई। अब हमने बात त्रिकोण भावेशों की कर ली कि वो शुभ फल करते हैं। बात हमने की त्रिषडाएश की, वो अशुभ फल करते हैं। केंद्र के जो अधिपति हैं वो क्या करेंगे? तो कहते हैं न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेद अशुभ ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। जो शुभग्रह हैं वो यदि केंद्राधिपति हों, केंद्राधिपति अर्थात केंद्र भावों के स्वामी हों, कोई लग्नेश है, अब लग्नेश तो केंद्रेश के अलावा हम उसको त्रिकोणेश भी लेते हैं, तो त्रिकोणेश के कारण वो शुभ है। चतुर्थेश हुआ, सप्तमेश हुआ, दशमेश हुआ, ये अगर शुभग्रह हैं तो वो शुभ फल नहीं दे पाते, अगर वो पापग्रह हैं तो पाप फल नहीं दे पाते। इसका मतलब उल्टा नहीं है कि शुभग्रह पापी हो जाएगा या पापग्रह अच्छा फल देने लगेगा, वो न्यूट्रल हो जाता है, वो भूल जाता है। तो केंद्र में होने से कैसे व्यक्ति अपना स्वभाव भूलता है, मैं 2 उदाहरण यहाँ दूंगा। एक उदाहरण है सुग्रीव का। देखिए, जिसके पास शरीर का सुख हो, लग्न का, चतुर्थ भाव स्वयं सुख भाव है और भूमि भवन वाहन इत्यादि का विचार जिसके पास ये सारी चीजें हों, सप्तम भाव का पत्नी का सुख जिसको है, और दशम भाव का पद का, व्यापार का, वृत्ति का जिसको सुख है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने स्वभाव को भूल सकता है, जैसे कि सुग्रीव भूले थे। सुग्रीव पहले एक जो पर्वत शिखर पर छुप करके बैठे थे बाली के डर से, वो शरीर का कष्ट दूर हुआ, गुफाओं में बैठने की बजाय महलों में आ गए। उनको महलों की प्राप्ति हुई तो चतुर्थ भाव का फल मिल गया, पत्नी वापस मिल गई, सप्तम भाव का भी जो है फल उनको मिला, और राज्य वापस मिल गया। तो ये चारों केंद्र भावों से संबंधित चीजें, इनकी प्राप्ति सुग्रीव को हुई, और उसका परिणाम क्या हुआ? सुग्रीव भूले। ऐसा नहीं है कि सुग्रीव के मन में कोई कुविचार आया कि मैं भगवान राम से द्रोह करूं, इनका काम नहीं करूं, मेरा तो हो गया, लेकिन वो भूल गए क्योंकि सुख में बहक गए। कई बार व्यक्ति पापी है, लेकिन उसके पास भी अगर थोड़ा बल आप उसको दे दो, तो चोर को साहूकार अगर आप बना दो, चोर को चौकीदार बना दो, तो उसके कारण फिर वो चोरी नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि शंका तो मेरे पे ही होनी, सबकी जानी है। एक उदाहरण है, टोंक रियासत है राजस्थान में, वो बनी कैसे थी? मोहम्मद खां पिंडारी करके एक लड़ाका, जिसने 40 लड़ाकों से करके फौज बनाई और 400 और ऐसे बढ़ाता चला गया। तो एक ही काम था कि पैसा लेकर या तो राजाओं की ओर से युद्ध लड़ता था, तो होलकर की तरफ से, यहाँ के जो इंदौर के शासक थे होलकर, उनकी ओर से बहुत से युद्धों में भाग लिया, उनका सहयोग किया, और या दूसरा काम के कहीं लूटपाट करना। और वो पूरी सेना, घुड़सवार सेना थी, और इतनी रातों रात वो लोग ऐसे जंगल जंगल अपना रास्ता बदल लेते थे कि पता लगाना भी मुश्किल रहता था कि आज यहाँ है तो कल कहाँ होंगे। जहाँ सोच नहीं सकते वो उस जगह पर आपको दिखाई देते थे।
और उनके नित्य प्रति के उत्पातों के कारण उस समय यहाँ के सिंधिया राजा और अंग्रेज ये सब परेशान थे। तो निर्णय हुआ कि एक काम करते हैं, इसको नवाब बना दो। टोंक रियासत बनाई और अलग अलग हर राजा ने अपने अपने राज्य से कुछ कुछ दिया। उसके बाद से वो सब लूटपाट बंद हो गई, वो नवाब बन गए और सुख भोगने लगे। तो ऐसे ये केंद्र भावों के जो स्वामी रहते हैं, शुभग्रह शुभ फल देना भूल जाते हैं, पापग्रह पाप फल देना भूल जाते हैं। इसका केंद्राधिपति दोष में अधिकांश लोग भ्रमित होते हैं। ग्रह को केंद्र में बैठने को केंद्राधिपति दोष मान लेते हैं। यहाँ केंद्र में बैठने का दोष नहीं है, केंद्र के स्थान का स्वामी होने का दोष है कि अगर आप इन स्थानों के मालिक हुए तो आप अपना स्वभाव भूलेंगे, वो ग्रह अपना स्वभाव भूलेगा। अब भी कुछ भाव बचे हुए हैं कि उनका फलादेश कैसे विचार किया जाए। तो द्वितीयेश और द्वादशेश का फल कैसे देखें, तो कहते हैं लग्नाद व्यय द्वितीयेश परेशाम साहचर्यता स्थानांतरानुगुण्येन भवता फलदायक। ये द्वितीयेश और द्वादशेश कैसे फल करेंगे, जिन्होंने कहा कि भाई परेशान साहचर्यता, या तो वो किसी दूसरे भावेश के साथ बैठे हुए हैं तो उसके अनुसार ढल जाएंगे। दूसरी कि अगर वो अकेले बैठे हुए नहीं है किसी के साथ तो बोले स्थानांतरानुगुण्येन, भाई अगर उनकी दो राशियां हैं तो दूसरी राशि किसी अच्छे घर की मालिक है या खराब घर की। तो यदि किसी अच्छे भाव के त्रिकोण स्थान का स्वामी है वो दूसरी राशि के कारण द्वितीयेश या द्वादशेश, तो वो शुभ फल करेगा। लेकिन अगर वो त्रिषणायेश में से किसी में हो रहा है, तृतीयेश ही हो गया, तो वो अशुभ फल करेगा। तो आपको या तो वो अन्य ग्रह के साहचर्य से या अपनी ही दूसरी राशि के आधार पर उसका शुभाशुभत्व देखा जाए। अष्टमेश कैसा फल करेगा, वो जातक के लिए अच्छा होगा या खराब। तो कहते हैं भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेषु न शुभ प्रदाः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो विचेत स्वयं। सामान्यतः हम अष्टमेश को खराब कहते हैं क्योंकि वो निधन भाव का स्वामी है ऐसा करके, लेकिन इधर बात कुछ और आई कि भाग्य व्ययाधिपत्येन, भाग्य का व्यय स्थान होने से अष्टम भाव का स्वामी शुभ नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए सबसे काम की चीज है भाग्य। अगर आपका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपके सारे एफर्ट बेकार होते चले जाते हैं, कितना ही करो बेकार हो जाएगा। शम्मी कपूर साहब कहा करते थे कि 99 पैसा कर्म है और 1 पैसा भाग्य है, लेकिन जिसके पास वो 1 पैसा नहीं है उसके वो 99 पैसे भी बेकार हो जाते हैं, 1 रुपया नहीं बन पाता। तो भाग्य का व्यय स्थान होने से अष्टम भाव उसका जो स्वामी है वो शुभ फल नहीं करेगा। अष्टमेश जहां भी होगा वो पाप फल करेगा। लेकिन कहा कि नहीं भैया, इसमें भी एक शर्त है। क्या? स एव शुभ संधाता, वो अष्टमेश भी शुभ हो सकता है। कब? लग्नाधीशो विचेत स्वयं, स्वयं लग्नेश भी हो। तो ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। एक तो मेष लग्न में देखिएगा, मेष लग्न में अष्टम भाव में कौन सी राशि आएगी? वृश्चिक राशि। तो दोनों का स्वामी एक ही हुआ कि नहीं? तो अष्टमेश का दोष नहीं लगा क्योंकि मंगल स्वयं लग्नेश भी है। तुला लग्न में वृषभ राशि अष्टम में आती है तो शुक्र अष्टमेश के साथ साथ लग्नेश होने से वहां भी दोष नहीं होता। अब सर यहाँ पे एक बात पूछनी थी, जैसे कि मान लो अब जैसे लग्नेश और अष्टमेश एक ही है, तो अगर लग्नेश वीक है तो हम जब सामने वाले को रेमेडी बताते हैं तो फिर हम उसे उसका लग्नेश का रत्न बता सकते हैं ना, फिर अष्टमेश का दोष थोड़ी लगेगा उसको। हाँ बिल्कुल, लग्नेश का रत्न बता सकते हैं क्योंकि आप लग्नेश वीक है तो लग्नेश को तो पुष्ट करना ही करना है। जी 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 हाँ। अब केंद्राधिपति दोष और ये अष्टमेश वाला इसमें कुछ और ऐड करना था आचार्य को। तो कहते हैं केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वे च तयोर मारक स्थान संस्थिति। ये जो केंद्राधिपति दोष था वो किसको ज्यादा लगेगा? तो बोले गुरु और शुक्र। क्यों भैया? गुरु और शुक्र को केंद्राधिपति दोष ज्यादा क्यों लगेगा? ये तो हर ग्रह पे लगता है, गुरु और शुक्र पे क्यों? कुछ आप लोगों को तर्क समझ में आया? सर हमने ज्यादातर ना गुरु और बुध का सुना था, शुक्र का मैंने नहीं सुना।
तो आप जरा अच्छे से बताना कि है क्या एक्चुअली में केंद्र ये अधिपति दोष का। देखिए इसमें मूल बात क्या हो रही है कि गुरु और शुक्र दोनों नैसर्गिक शुभ हैं सदैव, ठीक है। तो जो हमेशा शुभ फल देने वाले ग्रह हैं वो ही यदि केंद्राधिपति दोष के कारण अपना शुभ फल सरेंडर कर देते हैं तो हमारे लिए उससे बुरा क्या होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा गुरु और शुक्र के लिए कहा गया। उसमें भी गुरु का अधिक इसलिए आएगा कि गुरु के लिए जब भी केंद्राधिपति दोष लगेगा तो उसकी दोनों राशियों के कारण लगेगा, क्योंकि बुध और गुरु में खास बात है कि उसकी दोनों राशियां वो परस्पर केंद्रस्थ हैं। वास्तव में गुरु की और बुध की राशियां ये द्विस्वभाव राशियां हैं। तो एक भी राशि यदि केंद्र में हुई तो वो दूसरी भी वही आनी है, स्वाभाविक रूप से है। तो उसको दो प्रकार से केंद्राधिपति दोष लगता हुआ दिखाई देता है। फिर कहते हैं मारकत्व भी, अगर मारकत्व भी कहीं से मिल जाए, मारक विचार आगे के अध्यायों में है इसमें, तो उसमें कहा कि अगर मारकत्व की स्थिति भी मिल गई उस गुरु या शुक्र को, और मारक स्थान, ये कब मारक स्थान संस्थिति, जो मारक स्थान है वहां पर, जैसे कि सप्तम भाव मारक स्थान कहा गया है, तो सप्तम में बैठ गया वो केंद्राधिपति दोष के साथ में गुरु या शुक्र, तो उसमें मारकत्व भी आ जाएगा। वो शुभत्व तो गया ही गया और उसके साथ साथ अशुभत्व भी उसने ओढ़ लिया। बुधस तदनु चंद्रो भी भवे तदनु तद्विधा, इसके बाद किसको लगेगा दोष, बोले बुध को, और उसके बाद सबसे कम दोष अगर लग रहा है तो चंद्रमा को। तो इस प्रकार से बताया हुआ है। इसमें एक बात और भी थी, केंद्राधिपति दोष में प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम, इसको बताना भूल गया था मैं, कि क्रमशः एक एक भाव को आगे बढ़ाया कि लग्नेश से अधिक केंद्राधिपति दोष चतुर्थेश को लगेगा, चतुर्थेश से अधिक सप्तमेश को सर्वाधिक लगेगा दशमेश को। तो इस प्रकार से देखा जाता है। अब रंध्रेश दोष के लेकर कहा कि न रंध्रेशत्व दोषस्तु सूर्य चंद्रमसोर भवेत्, ये रंध्रेश का दोष, अष्टमेश होने का दोष सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं लगता। तो अन्य ग्रहों के लिए तो कहा कि वो अगर लग्नेश भी हैं तो अष्टमेश का दोष नहीं लगता तारा ग्रहों के लिए, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये स्वयं अकेली एक ही राशि इनकी होती है और वो अष्टम में गई, तो कहा कि नहीं डरिए मत, सूर्य और चंद्रमा ये तो प्रत्यक्ष देवता हैं, तो ये अष्टमेश होकर के भी मारेंगे नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, इनको भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता। तो अष्टमेश का दोष लगता किसको है, हमारे जो 5 ताराग्रह हैं उनको, बशर्ते कि अष्टमेश होने के साथ साथ वो लग्नेश न हो। अगर वो लग्नेश भी है तो अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अब पापक ग्रहों के केंद्राधिपति दोष को लेकर के बात कही कि हम कहेंगे कि भाई पापक ग्रह यदि केंद्राधिपति दोष लगा तो उसका तो पाप फल देना भूल जाएगा, तो वो तो अच्छी बात हो गई हमारे लिए, तो वो शुभ फल करेगा क्या। तो उसको बता रहे हैं कि कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्व न कर्मेशत्व मात्रतः। कुज शब्द यहाँ जो आया है वास्तव में जो बृहद पराशर होरा शास्त्र से जहां से उठाया हुआ होगा, वहां वो मंगल को लेकर के बात कर रहे थे कि मंगल अगर कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता दशमेश भी हो मंगल, तो उसमें शुभकारिता उतने भर से नहीं आती। कब आती है कि वो किसी त्रिकोण भाव का भी स्वामी होगा तो उसमें शुभत्व आएगा। तो यहाँ आचार्यों ने कहा कि ये तो फार्मूला मिल गया। फिर यहाँ पे फल, उसको अर्थानुसंधान भी अलग प्रकार से किया। कुछ शब्द का अर्थ कुत्सित जन्म मान करके हर पाप ग्रह के लिए कर लिया गया, जबकि कुछ शब्द का अर्थ तो कु अर्थात पृथ्वी का बेटा मंगल, ऐसा हो रहा था। ऐसे ही कर्म भाव का संबंध इनने केंद्र भाव से लगा लिया। तो बात आई कि पापक ग्रह को यदि केंद्राधिपति दोष लगता है तो उतने भर से वो शुभ फल नहीं करने लगेगा। वो शुभ फल तब करेगा कि वो किसी त्रिकोण भाव का भी स्वामी बन जाए। तो ऐसे कुछ उदाहरण हमें खोजने हैं कि किन किन लग्नों में ऐसी स्थिति बनती है। अब आचार्य ने कहा कि भाई आपने देख लिया 7 ग्रहों को, लेकिन राहु केतु की तो बात करी नहीं भैया, क्योंकि वो तो कभी कोई भावेश बन ही नहीं सकते, उनकी कोई राशि नहीं है, तो क्या उनका फल विचार नहीं होगा। बोले नहीं, ठहरी है। तो यद्यत भावगतौ वापि यद्यत भावेषु संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहौ। यहाँ तमो ग्रह करके एक साथ राहु केतु की बात की गई
और कहा यद्यत भावगत हुआ भी, जिस जिस भाव में ये बैठते हैं, अब वो भाव यदि त्रिकोण भाव है तो ऐसा त्रिकोणेश को हम शुभ मानते हैं तो राहु को हम वहां शुभ मान लेंगे। और अगर ये आयेश आय भाव में बैठता राहु तो त्रिषडायेश जैसे हम खराब मानते हैं, तो आय भाव में बैठने के कारण राहु भी पाप फल करने वाला होगा। तो एक बात तो आई कि जिस भाव में बैठता है उसके अनुसार। और दूसरा कहा यद्यत भावेश संयुत, बोले अगर बैठे से नहीं देखना तो जिस जिस भावेश के साथ में हो। तो हम पहले तो देखेंगे कि राहु केतु किसी ग्रह के साथ बैठे हैं क्या, तो वो ग्रह कौन कौन से भावों का अधिपति है, उसमें क्या शुभत्व या पापत्व आ रहा है, वही पूरी की पूरी चीज कॉपी कर लेगा उसके साथ बैठा हुआ राहु। जैसे हम कार्बन लगा के ऊपर लिखते हैं तो नीचे छप जाता है, ये भी कार्बन है, तमोग्रह है, तो ये जिसके साथ बैठा हुआ उस भावेश के फल को कॉपी करके आपको दिखा देगा। और अगर अकेला बैठा है तो उस भाव को हम शुभ या अशुभ मानते हैं क्या, पराशर के नियमानुसार उस प्रकार से फल करेगा। तो हमने यहाँ जो चर्चा की कि एक तो सामान्य शास्त्रों में जो सामान्य फलादेश के नियम कहे हुए हैं कि किस प्रकार से भाव की पुष्टि होती है, कहाँ से भाव कमजोर होता है, उनको देखा। और पराशर के अनुसार नैसर्गिक बाबत को छोड़ करके आवेशों के आधार जैसे कारक और अकार होता है और उसके सामान्य जो नियम है उन्होंने देखा। आगे आपकी जो कल कक्षा होगी जो भी विचार लिए तो उसमें एक कक्षा इससे संबंधित होगी और मारक का विचार और राजयोग का विचार किया जाता है, किस प्रकार से लघु पाराशरी में पराशर का मत क्या कहता है, तो वो चर्चा भी आपको कल मिलेगी। तो चर्चा हम यही संपन्न करते हैं। आगे आचार्य विजय जी राजयोग के साथ तैयार हैं, जो कल का चल रहा है मैटर। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।